हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5 लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और बहुत स्कोरिंग भी है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि हमें पता है हमें पता है कि किसी को भी नहीं पता कि कैसा पेपर आने वाला है। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बोथ इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या प्रोफेशन का टाइप, यानी कि क्या प्रोफेशन लीगली है हमारे इंडिया में। इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है कि किस टाइप का लॉयर का सिस्टम है, किस टाइप का जजेस का सिस्टम है, कैसे बनते हैं जजेस, क्या करना पड़ता है उन्हें, ये सब है इस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। मॉडर्न लीगल सिस्टम, मॉडर्न लीगल प्रोफेशन इन इंडिया हैज कॉलोनियल रूट्स। जो अभी सिस्टम है किस चीज का, लीगल प्रोफेशन का, जो अभी सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है, उसकी रूट्स हमें कहाँ से मिलती है, कॉलोनियल टाइम से। यानी कि जब से ब्रिटिशर्स थे तब से हमें इसकी रूट्स मिलती है। इमर्जिंग विद द एडवेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट इन मद्रास एंड कैलकाटा हाई कोर्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। However, it was not until 1846 through the Legal Practitioners Act that the doors of profession were thrown open to all those duly qualified, certified, and of good character, irrespective of nationality or religion. यानी कि इस 1726 से पहले क्या नहीं था। 1726 से पहले पहले सिर्फ ब्रिटिश ही प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जब ये एक्ट आ गया, कौन सा, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, इसके बाद से फिर इंडियंस भी प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी वुमेन को एक्सक्लूड किया गया था, women were excluded, okay, at this stage to be thereafter admitted through legal practitioner। लेकिन बाद में उन्हें भी ला दिया गया इस एक्ट के अंदर बाय दिस एक्ट, लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट पार्ट 23 ऑफ 1923। मीन्स ऐसे याद कीजिएगा, 23 पार्ट है और इसका ईयर है 1923। ओके, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। नाउ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया विच इंक्लूड बोथ द प्रैक्टिस ऑफ लॉ एज वेल एज प्रोफेशनल। देखो लीगल प्रोफेशन के अंदर आता क्या है, एक तो आपका आता है कि किस तरीके से, किस टाइप की लीगल एजुकेशन आप इम्पार्ट कर रहे हो और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी ये बोथ दोनों चीजें आती है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ एज वेल एज प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन। तो हम जब पढ़ेंगे कि लीगल प्रोफेशन इन इंडिया किन दो चीजों से बना है, कि प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है और लीगल एजुकेशन कैसी है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क। देन एंड इट इज रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट का पूरा डिटेल हम नीचे भी पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। ये एक्ट कितना सुपर इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। अगर इस चैप्टर में से आपका 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक इस पे आता है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे आता है। इसको तो आप 101% ऐसे अपने नाम, अपने बर्थ डेट को याद कैसे कर लेते हो ना, वैसे कर लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज एनविसेज्ड अंडर एडवोकेट एक्ट। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई आप सुनते होगे, को समझ ही नहीं आता होगा ये है क्या, किस फसाद की जड़ है, मैं बताती हूँ। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसका काम क्या होता है कि ये लीगल एजुकेशन को इम्पार्ट करेगा, कि ये जो भी प्रैक्टिस होके लॉयर्स आएंगे उनको एडमिट करेगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, पूरा फंक्शन पूरा ये है क्या। लेकिन ये स्टैब्लिश किस चीज से हुआ, ये स्टैब्लिश हुआ था इसी एक्ट के अंडर, एडवोकेट्स। ये जो एक्ट है ना,
रेगुलेटेड बाय एडवोकेट एक्ट 1961। इसी एक्ट के अंदर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश किया गया था। The Bar Council of India is envisaged under Advocate Act as a body of regulating minimum standard to be maintained by institution. This tells the minimum standard कि किसी भी institution, किसी भी legal institution को क्या क्या minimum standards हैं जो कि उसे maintain करने होंगे to be maintained by institution imparting, जो कि legal education को impart कर, ठीक है। In India, the reformation of legal education in India undertaken since the late 1980s at the initiative of BCI, University Grant Commission, Law Commission, and various state governments has led to the establishment of various NLS in India in the last 2 decades. तो हमारा लीगल एजुकेशन का सिस्टम था पूरा कंप्लीटली इंडिया में, उसका रिफॉर्मेशन हुआ। कब हुआ? 1980s में, ठीक है। 1980s में रिफॉर्मेशन हुआ। दो मतलब तीन लोगों ने कराया ये, मतलब 3 इंस्टीट्यूशन ने। पहला है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, और तीसरा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इन 3 के इनिशिएटिव से हमारा लीगल एजुकेशन जो है, लीगल एजुकेशन सिस्टम ये रिफॉर्म हो पाया। And various state government has led to the establishment of various NLS। और इनके इस इनिशिएटिव, इस रिफॉर्मेशन के इनिशिएटिव से NLS यानी नेशनल लॉ स्कूल्स भी इस्टेब्लिश हो पाए, जिनमें से एक NR माधवा मेनन थे, जिन्होंने इस्टेब्लिश, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट नेशनल लॉ स्कूल इन बैंगलोर। वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। Okay, and other leading academicians in India has resulted in the establishment of 17 national law schools and a few other new generation law school in the public as well as private, यानी public में भी है और private में भी है, ठीक है, important। India has the second largest population of lawyers in the world, ठीक है। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड और फर्स्ट लार्जेस्ट किसका है? US का है, ठीक है, ये important है। Number of person admitted to practice law in India has increased from 70,000, कब थे? 1947 में, और देखो 1.25 मिलियन हो गए 2014। तो अभी भी डेटा प्रेजेंट का नहीं दिया है इसमें, 2014 तक का ही दिया, अभी तो बहुत बढ़ गए हो। सो बाकी का ये सारा जो पोर्शन है ये डिलीटेड है, ठीक है। दिस इज डिलीटेड वन। मैं बताती हूँ डिलीटेड आपका कहाँ तक है। हाँ, एक मिनट, इतना इतना आपका पूरा डिलीटेड है। इस रेड लाइन के बाद से आपका शुरू होता है जो आपका आएगा, ये नहीं तो ये सारा डिलीटेड है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना हमको। चलो साफ कर देते हैं। चलिए, एडवोकेट्स एक्ट 1961। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि एडवोकेट्स एक्ट क्या था, जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था। हमने बस इतना हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था? बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन द लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर मेंटेनिंग द लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ दोज हु आर इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन इन इंडिया। ये हमने पढ़ा, ये 2 चीजें। अब चलिए इन दोनों के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एडवोकेट एक्ट 1961। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये सारे जो थे वकील, बैरिस्टर, प्लीडर, सेवरल ग्रेड्स, ठीक है, प्लीडर्स ऑफ सेवरल ग्रेड्स और मुख्तार, ये सारे के सारे नाम जो है ये अबॉलिश कर दिए गए। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले काफी तरीकों से हम बोलते थे कि ये भाई देखो, ये वकील है, ये बैरिस्टर है, ये प्लीडर है, ये मुख्तार है, लेकिन अब सिर्फ एक नाम यूज होता है, वो है एडवोकेट। अगर कोई लॉ पढ़ रहा है
ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एडवोकेट कहलाएगा। इनमें से वकील, बैरिस्टर ये सब हटा दिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इस ये किस एक्ट से हुआ? ये इसी एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 से हुआ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दीज लॉयर्स हैव गॉट राइट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट थ्रू आउट इंडिया। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया। मे बी दैट कोर्ट मे बी सुप्रीम कोर्ट, दैट कोर्ट मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं, ठीक है। Advocate Act also established an All India Bar Council for the first time with Attorney General and Solicitor General as ex officio member. Ex officio members क्या होते हैं कि अगर मान लो जाकर कल मैं बैठ जाती हूँ और मैं बन जाती हूँ अटॉर्नी जनरल, तो मैं ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाऊंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ माय पोस्ट और सीट और पोजीशन, यू कैन, ठीक है, कि इसके बेसिस पे अगर मैं अटॉर्नी जनरल हूँ, अगर मैं सॉलिसिटर जनरल हूँ, तो मैं एक मेंबर भी होंगी बार काउंसिल की ऑटोमेटिकली। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है, आप कई बार ये वर्ड देखते भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया बार काउंसिल हैज वन मेंबर इलेक्टेड टू इट बाय ईच स्टेट। हर एक स्टेट बार काउंसिल, हर एक स्टेट में भी अपनी एक बार काउंसिल होती है। ये स्टेट बार काउंसिल भी एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजती है, और ये ऐसे ही कर करके टोटल 28 आते हैं, ठीक है। और ये 28 जो है आपस में फिर एक मतलब इनका एक ग्रुप हो गया जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल बनाता है, और ये ऑल इंडिया बार काउंसिल अपना खुद का एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। The act has created a state bar council in each state with advocate general of the state as an ex officio member and 15 to 25 advocate elected for a period of 5 years. The state council's main action include admitting law graduates on its roll. तो अब स्टेट काउंसिल का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन बताया जा रहा है कि जो भी प्रैक्टिस करके लॉ ग्रेजुएट्स आए हैं उनको रोल पे, यानी कि जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको बड़े मतलब अच्छे एनएलयू में भेजा जाएगा, इस तरीके से। डिटरमाइनिंग केसेस ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि अगर किसी एडवोकेट के अगेंस्ट ऐसा केस आया है मिसकंडक्ट का, तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए ये बार काउंसिल फंक्शन करती है। एडवोकेट ऑन द रोल एंड ऑर्गेनाइजिंग लीगल एड। लीगल एड का मतलब समझ लीजिए, लीगल एड का मतलब होता है अगर कोई पुअर इंसान है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, इसीलिए ये जो स्टेट बार काउंसिल होगी ये उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, एज इन ये लॉयर प्रोवाइड करेगी उसे, कि क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि वो एक लॉयर खुद का हायर कर सके, इसीलिए स्टेट बार काउंसिल उसे फ्री में एक एज अ वे ऑफ रिसोर्स लीगल एड प्रोवाइड कर रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग अ लॉयर, ठीक है। So organizing legal aid among other functions, application for enrollment is therefore made to State Bar Council. Bar Council of India regulate content, syllabus, duration of law degree, subject to which each and every university can lay down its provision. तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वो वो रेगुलेट करती है कंटेंट को, क्योंकि अगर कोई भी एक एग्जाम होता है ना लॉ का, तो वो सेंट्रल में, जैसे मान लो क्लैट का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी बच्चे उसके अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो भी एनएलयूज है उनमें जाएंगे, तो उनका सिलेबस तो सेंट्रली ही, जो सेंट्रल में बॉडी है वो तय करेगी ना, तो सेंट्रल में द बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो
इसको रेगुलेट करेगी। किसको? कंटेंट, सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ लॉ डिग्री, सब्जेक्ट टू विच ईच every university can lay down its own provisions. The council has a legal education committee for this purpose, और इसके लिए उनके पास एक legal education committee भी होती है। State council rules need to be approved by bar council. However, central government has overriding power. अब ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जो हमारी होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, फिर बार काउंसिल और फिर स्टेट बार काउंसिल। यानी कि ये जो स्टेट बार काउंसिल लॉ बनाई उसको पहले बार काउंसिल अप्रूव करेगी तब वो लागू होगा, और बार काउंसिल से भी ऊपर होती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमें ये इधर लास्ट की लाइंस में पता चलता है। द काउंसिल हैज अ लीगल एजुकेशन, ये पढ़ लिया। स्टेट काउंसिल sorry, state council rules need to be approved by the bar council. However, the central government has overriding power to make rules. So this is important. Next, in order to eligible for enrollment, an advocate must be a citizen of India, at least 21 years of age, and must have an LLB degree. ठीक है, from an Indian university. A foreign national may be enrolled on a reciprocal basis. This word is important. अब इसका मतलब समझिए। रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब होता है कि मान लो मैं अगर कनाडा जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ की लीगल एजुकेशन में लीगल बैकग्राउंड में मुझे वहाँ पर एज एन एडवोकेट या एज एन लॉयर वहाँ पे मुझे नौकरी मिल जाए और मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँ। तो अगर कनाडा गवर्नमेंट या कनाडा की बार काउंसिल जो भी वहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा, अगर वो मुझे अप्रूव कर देती है तभी हम किसी कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडियन बार काउंसिल तभी उसको अलाउ करेगी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, फॉरेन नेशनल को कब किया जाएगा? रेसिप्रोकल बेसिस पे, कि अगर किसी इंडियन को वहां पे ऐसे अलाउ किया जा रहा है तो हम भी उस कंट्री के सिटीजन को तभी अलाउ करेंगे जब इंडियन वाले को अलाउ किया जाए। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। रेसिप्रोकल बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। With the country of his citizenship and his foreign degree may be recognized by the council for the purpose. बार काउंसिल है ये। इन द एब्सेंस ऑफ सच रेप्रोसिटी, अगर ऐसी रेप्रोसिटी नहीं होगी, मान लो चाइनीज में मैं गई चाइना, ठीक है, उसने मना कर दिया चलो जाओ, तो हम भी कह देंगे भाई चलो तुम भी जाओ, हमें भगा दिया तो हम भी भगा। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है इसने अपनी ये खुद की लिस्ट भी निकाल रखी है कि हम किसको रिकॉग्नाइज करेंगे और किसको नहीं। देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और ये कब से स्टार्ट हुई? सिंस 2010। ठीक है, which advocate must clear in order to be able to start practice. प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए उन्हें इस एग्जाम को देना होता है। देन द एक्ट रिकॉग्नाइजेस ओनली वन क्लास ऑफ प्रैक्टिशनर, सिर्फ एक क्लास ऑफ प्रैक्टिशनर को रिकॉग्नाइज करता है। एन एडवोकेट ऑन द स्टेट रोल्स, और वो क्लास क्या है? एडवोकेट है। ठीक है, एन एडवोकेट ऑन द स्टेट रोल इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज राइट बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। ये मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी एक ट्रिब्यूनल, ठीक है, किसी भी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये बात मैंने आपको बता रहा। द डेजिग्नेशन advocate have classified as senior advocate and other advocate. Designation of advocate as a senior advocate is the responsibility of Supreme Court or High Court based on the ability, experience, standing in the bar of advocate in question. This is important. Then in 1977 the provision related to dual system क्या था कि एडवोकेट भी है और अटॉर्नी भी है। ये कहाँ पे था? बॉम्बे और कैलकाटा हाई कोर्ट में। इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1977 में। पूछा जाएगा क्या हटाया गया?
तो डुअल सिस्टम हटाया गया। कौन होते थे उसमें? अटॉर्नी और एडवोकेट होते थे। कहाँ से हटाया गया? कैलकाटा हाई कोर्ट से हटाया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट से हटाया गया। ठीक है। An advocate enrolled in state roles is entitled to practice in Supreme Court. जो स्टेट रोल्स पे यानी स्टेट के एग्जाम से आते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं, यानी कि उनके पास ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और टाइप का एडवोकेट का कैटेगरी होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दिस इज इम्पोर्टेंट। पूछा जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही क्या होता है, मतलब रिकॉर्ड ही क्या होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम ऊपर थोड़ा सा ही पढ़ के आए थे। चलिए इसके बारे में भी अब हम कुछ ज्यादा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। So Bar Council of India was established by Parliament under this act. We have read about this. It performs regulatory function by prescribing standard of professional conduct and etiquettes and by exercising disciplinary jurisdiction over the bar. यानी कि ये प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट। किसी भी प्रोफेशनल के लिए वो किस उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, वो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। एंड बाय एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर द बार, और उस वो कैसा जुरिस्डिक्शन होना चाहिए उसका बार के अंदर। It also sets standards for legal education and grant recognition to universities. कौन सी यूनिवर्सिटीज को ये रिकॉग्नाइज करता है, सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन। ठीक है। Whose degree in law will serve as a qualification for enrollment as advocate. ये ऐसी यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, अगर ये यूनिवर्सिटीज डिग्री देंगी, ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये बन जाएंगे एडवोकेट जिनके पास वो डिग्री हो। ठीक है। तो ये काम होता है। तो ये रिकॉग्नाइज करती है ऐसी यूनिवर्सिटीज को जो लीगल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं, उनके लिए सेट करती है स्टैंडर्ड्स, उनको रिकॉग्नाइज करती है, जो बाद में इंटर्न जब उन्हें लीगल डिग्री मिल जाती है, लॉ डिग्री मिल जाती है, तो वो एडवोकेट बन जाते हैं। In addition, it performs certain representative function by protecting rights, privilege, and interest of advocates, and through the creation of funds for providing financial assistance to organize welfare. इसके कुछ representative function भी होते हैं। कैसे? By protecting rights and privileges of privileges and interest of advocate. जो एडवोकेट के राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करती है थ्रू द क्रिएशन ऑफ फंड्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है। एक फंड और एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, जो कि उनके वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज्ड होता है। द रेगुलेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट ऑफ Bar Council for legal profession and legal education in India is reflected by its statutory function, which are as follows. तो ये हमें statutory functions दे रखे। ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। To lay down standard of professional conduct and etiquette, ये हम ऊपर पढ़ के आए। To lay down procedure to be followed by disciplinary committee for disciplinary committee and disciplinary committee of each state bar council. क्या प्रोसीजर होगा डिसिप्लिनरी कमेटी का? ठीक है। ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, कि जो बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। स्टेट बार काउंसिल के प्रति, स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के प्रति हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड राइट, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट के राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म। ठीक है।
लॉ के रिफॉर्म को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ये भी इसका काम। टू डील with and dispose of any matter which may be referred to it by state bar council, कि अगर उसके स्टेट बार काउंसिल कोई मैटर लाई किसके सामने, बार काउंसिल के सामने, तो उससे डील करना है, या फिर डील करना है और लगा कि नहीं भाई ये काम का ही नहीं है तो डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, जो स्टेट बार काउंसिल उसके सामने लाई। टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, यानी कि लीगल एजुकेशन को प्रमोट करेगा, प्रमोट द लीगल एजुकेशन, ठीक है, और उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करें। दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन। ये किसके कंसल्टेशन में होता है, ये उनके कंसल्टेशन में होता है जो ये एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो हम स्टैंडर्ड्स लगा रहे हैं, ये बार काउंसिल, ये यूनिवर्सिटीज के कंसल्टेशन में ही किया जाता है और स्टेट बार काउंसिल के कंसल्टेशन में किया जाता है, यानी यूनिवर्सिटीज और स्टेट बार काउंसिल, इनके कंसल्टेशन में लीगल स्टैंडर्ड्स जो है ये जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए जाते हैं बार काउंसिल के द्वारा, ये इनके कंसल्टेशन में किए जाते हैं, ये नहीं अकेले अकेले कर रहा है। नेक्स्ट, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ये हम ऊपर पढ़ के आए। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज की भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, और डायरेक्ट स्टेट बार काउंसिल टू विजिट, और स्टेट बार काउंसिल से भी कहता है कि भाई तुम भी देख के आओ, इंस्पेक्ट करो यूनिवर्सिटीज को इसी पर्पस के। कंडक्ट सेमिनार्स टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स बाय एमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स पेपर्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमने पढ़ा टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, की फॉरेन अगर नेशनल होगा, फॉरेन होगा कोई सिटीजन किसी दूसरे कंट्री का, तो उसको कैसे हम लेंगे, उसको कैसे बार काउंसिल में अलाउ करेंगे कि वो भी प्रैक्टिस कर सके। मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ बार काउंसिल, बार काउंसिल के फंड को मैनेज और इन्वेस्ट कहाँ करना है। प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर हु शैल रन बार काउंसिल, इस बार काउंसिल को जो चलाएगा उसके इलेक्शंस को भी कराना होता है। तो दिस इज द स्टैट्यूटरी, हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमने मेन पार्ट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो हम कवर कर चुके। लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, किसी भी लॉयर को कैसा एटिकेट रखना चाहिए अपना, वो हम देखते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल encompasses प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, वो कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बोलता है लॉयर्स के लिए, as laid down by the bar council. The key duties and responsibilities of an advocate can be summarized as follows. इस तरीके से summarize किया है, कैसे? Professional duty of an advocate. An advocate has a duty to act in a dignified manner. कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा एक डिग्निफाइड मैनर की, कि भाई उसकी एक खुद की औकात है, मतलब डोंट माइंड माय वर्ड, कि उसकी खुद की एक रिस्पेक्ट है, यानी कि वो अपनी रिस्पेक्ट तभी कर पाएगा जब वो दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि जो भी उसके सामने खड़ा है वो उसकी भी रिस्पेक्ट करेगा, तभी वो अपनी रिस्पेक्ट करवा पाएगा। तो ये एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि वो उसका मैनर जो है, उसका एथिक जो है, उसका एटिकेट जो है वो एक डिग्निफाइड हो, टू रिस्पेक्ट द कोर्ट हो, कोर्ट को रिस्पेक्ट करे, ओके, नॉट टू कम्युनिकेट विद अ जज, यानी कि किसी भी जज से वो कम्युनिकेट ना करे, यानी उसको परसुएड ना करे, कन्विंस ना करे कि भाई मेरे जजमेंट में दे देना, मतलब मेरे हक में दे देना, मेरी तरफ कर देना, अपना इम्पार्शियल हो जाना, मैं तुम्हें इतने पैसे खिला रहा हूँ। तो ये दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। दिस शुड नॉट, दिस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बाय एनी एडवोकेट, ओके।
communicate with a judge in private and impair impartiality, not to act in illegal manner towards the imposition, refuse to represent client कि हम भाई मैं नहीं तुम्हें represent करूंगा. This is not a good thing to be done by any advocate. तो हम अगर refuse ही कर रहे हैं तो भाई अब बने क्यों advocate, है ना? On adopting unfair means, ठीक है. In addition, being an uh, system. In addition, being an office of the court, an advocate is expected to hold and maintain values of the profession. तो ये प्रोफेशन इतना डिग्निफाइड प्रोफेशन है, तो हर एक एडवोकेट को इस प्रोफेशन की को ध्यान में रखते ही अपना एथिक, अपना हर एक एक्शन रखना चाहिए. Furthermore, an advocate's duty towards the client include being bound to accept briefs, not to withdraw from service, not to appear in matter where she is a witness. जहाँ पे ये खुद ही विटनेस हो, जहाँ पे भाई साहब खुद ही विटनेस हो जाएंगे, तो वहां पे इसे रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. एडवोकेट की ड्यूटी है अपने क्लाइंट के प्रति कि उसने जो कुछ भी बताया, ठीक है, उसके जो क्लाइंट ने उसे जो कुछ भी बताया उसके तहत रहते ही वो अपना स्टेटमेंट्स दे, अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे. वो सर्विस से विड्रॉ ना हो कि भाई बीच में आ गए, चलो भाई मैं नहीं लड़ रहा, मेरे बस की नहीं. जी नहीं, क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि चलो रहने दो, अब नहीं हो सकता, ये इतना तो गचर बजर हो गया, ये अब कैसे होगा. लेकिन हमेशा एडवोकेट क्या करते हैं, नहीं हम लड़ेंगे. So they should not withdraw from service. Not to appear in matter where she is a witness. Not to suppress material or evidence. किसी भी material और evidence को, ये ऐसा प्रेजेंट में थ्योरी में देखिए सब कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि कितना अच्छा सिस्टम, लेकिन ऐसा सब कुछ होता है. Not to suppress any material or evidence. भाई कौन नहीं करता, जीतने के लिए हर कोई करता है. ठीक है. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बात होती है. An advocate also had to maintain client confidentiality and not to instigate litigation or change contingency fee. Contingency fee क्या होती है? Fee depending on success or favorable result of matter. यानी कि वो फी जो दी जाती है कि अगर हम जीत गए तो हम आपको इतनी फी और देंगे. Just a minute. Yes. An advocate also had to maintain client confidentiality. कि उसकी क्लाइंट की खुद की एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्लाइंट की खुद की एक पर्सनल प्राइवेट प्राइवेसी है. ठीक है. और नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन और टू चार्ज कंटिजेंसी फी कि अगर हम जीत जाएंगे तो आप मुझे इतनी फी एक्स्ट्रा और दोगे. दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. There is a general duty to ensure that his or her duty do not conflict with client's interest. क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है, क्लाइंट चाहता है भाई मुझे ना इसे 10 साल की सजा करवानी है. ठीक है. क्या करानी है? मुझे इसे 10 साल की सजा करवानी है. बट आप क्या करवा रहे हो? नहीं, उसे आप 15 साल की सजा करवा रहे हो. तो ये तो क्लाइंट कहेगा ये तो आपने अच्छा काम करा दिया. लेकिन आप क्या कह रहे हो? नहीं, हमें इसे 5 साल की सजा करवाई. तो इससे तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो बहुत ही वेग सा एग्जांपल हो गया, लेकिन क्लाइंट के इंटरेस्ट पे ही, क्लाइंट के इंटरेस्ट पे ही हमें जो एडवोकेट हैं उन्हें काम करना चाहिए कि क्लाइंट क्या चाहता है. ठीक है. वो यही पूछते हैं आप क्या चाहते हो. An advocate is also expected not to negotiate directly with the opposing party. कि उसके अपोज में जो पार्टी है ना उससे डायरेक्टली आप नहीं, जैसे मान लो दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है. ठीक है. तो हस्बैंड का जो लॉयर था वो डायरेक्टली वाइफ के पास चला गया, ना तो उसके लॉयर के पास गया ना उसकी फैमिली, डायरेक्ट वाइफ के पास चला गया. ठीक है. और वाइफ बन गई भाई ये क्या कर रहे हो, है ना. दिस टाइप ऑफ. नेक्स्ट, not to negotiate directly with the opposing party only through his opposing advocate. उसका जो अपोजिंग एडवोकेट है यानी वाइफ का जो एडवोकेट होगा आप उसी से ऐसे बातें कर सकते हो.
नेगोशिएट कर सकते हो। एंड टू कैरी आउट लेजिटिमेट प्रोमिसेस मेड, और जो भी प्रोमिसेस हैं वो आप कैरी आउट कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। ब्रीच ऑफ दीज वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी हमने ऊपर देखी थी, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी और बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी। तो ये होती क्या है, डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करती है, पनिशमेंट और बेसिकली जो रोल्स बेसिकली इनको जो मिसकंडक्ट के केसेस होते हैं वो इन्हीं कमिटीज के आगे आते हैं, एडवोकेट्स के, ठीक है, जहाँ पे देखा जाता है कि किसकी गलती, एडवोकेट्स की, अगर एडवोकेट्स का ही केस होता है तो अगेंस्ट एडवोकेट विच में रिजल्ट इन सस्पेंशन और डिबारमेंट, यानी कि या तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आपको डिबारमेंट, या फिर कंप्लीटली आपको ये कह दिया जाएगा भाई अब आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस, ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। देन एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, दिस इज important. Advertising by lawyers, the right of advocate to advertise their services or solicit clients has been a controversial issue. ये controversial issue रहा है, ठीक है, in the field of legal ethic and professionalism. In India, advertising by lawyers has been strictly restricted by Bar Council of India. बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट रख के रखती है कि भाई हमारे इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर आप अपने आप को क्या नहीं कर सकते, आप अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि भाई आओ मेरी सर्विसेज या मेरे से अपना केस सुनवाओ और आप ही की जीतो। दिस इज रॉन्ग, मतलब दिस इज रॉन्ग नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा एडवर्टाइज करने के लिए मना करती है, तो पूरी तरीके से मना कर रखा है कि नहीं भाई एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स इंडिया में तो नहीं होगा। एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोमोटिंग हिमसेल्फ थ्रू सर्कुलर्स, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, टाउट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू अदर देन थ्रू पर्सनल रिलेशन, ठीक है, फर्निशिंग और इंस्पायरिंग न्यूज़पेपर कमेंट्स, यानी न्यूज़पेपर में आप अपना छपवा रहे हो, प्रोड्यूसिंग हिज फोटोग्राफ टू बी पब्लिश्ड इन कनेक्शन विद केसेस, यानी केसेस को आप बीच में ला रहे हो कि भाई देखो इस केस में मैंने ये जजमेंट दिलवा दी थी, ऐसे जीत दिलवा दी थी, तो आप केसेस को बीच में नहीं लाओगे, यानी कि एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। इन विच ही हैज बीन एंगेज्ड और कंसर्न, an amendment to this rule allows advocate to furnish certain information on their website, वो अपनी खुद की वेबसाइट्स पे, ठीक है, वो अपनी खुद की वेबसाइट्स पे कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हैं लेकिन एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटीमेटिंग एंड टेकिंग अप्रूवल, और ये कब होगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल लेने के बाद ही आप कर सकते हो। Here, however, only 5 pieces of information can be put up on internet, और वो 5 क्या है, वो ये 5 है जो मैंने हाईलाइट कर दिए। ये 5 क्या है, नेम ऑफ एडवोकेट, हम यहाँ साइड में लिखते हैं, चलो, नेम, नेक्स्ट, या नेम ऑफ एडवोकेट या फर्म का नेम, यानी कि आपकी क्या फर्म है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थर्ड, डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट विद द बार, जब आप बार में एनरोल हुए थे तब आपकी क्या डिटेल्स थी, ठीक है, डिटेल लिख देते हैं, समझ जाइएगा। हिज प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या थी, प्रोफेशनली, एकेडमिकली ऑल्सो, ओके, एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, और उसने कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस किया हुआ है, एरिया ऑफ
जस्ट अ मिनट. प्रैक्टिस. ठीक है. एरियाज ऑफ प्रैक्टिस. दिस इज important. However, different countries across the world allow advertising by lawyers to varying degree. यानी कि अब हमने देखा कि इंडिया में बहुत तरीकों से मना ही है, लेकिन आप 5 चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, और वो 5 चीजें मैंने यहाँ पर आपको साइड में बताई हैं. ठीक है. ये फर्स्ट है नेम, सेकंड है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, थर्ड है आपका जब आप बार में आपने एनरोल किया था तब आपकी क्या डिटेल्स थी, हिज प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या थी, और आपने एरियाज ऑफ सर्विस, आपने कहाँ कहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की. These all are very important. If you want to note it down, just pause the video and note it down. Next is, however, the position in USA. Now USA की position जो है वो different है इंडिया से. कैसे? जहाँ पे lawyers have the right to advertise. उनको right है advertise करने का, subject to reasonable restriction. कुछ restriction वहाँ पर भी हैं. There are different rules of professional ethics for different state, and also there is model rule of professional conduct. वहां पे मॉडल रूल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है. ठीक है. यानी कि दे आर डिफरेंट रूल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स. डिफरेंट स्टेट्स में, यानी कि हमें पता है यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स हैं. मान लो ये यूएसए, तो इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेट है. तो इन डिफरेंट स्टेट में क्या चलता है कि इस स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, इस स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, इसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, इसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा. ठीक है. There are different rules of professional ethics for different state, and there is also the model rule of professional conduct, which serves as an indicative reference point. Rule 7.1 of model rules prohibit false and misleading communication about services. Rule 7.2 addresses, यानी कि ये बताया गया है कि वहां पे किस किस तरीके से प्रोहिबिशन बताई गई है. ठीक है. हमारे में पूरा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है. हमारे में बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, और यहाँ पे बताया गया कि आप कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते हो. रेस्ट्रिक्शंस बता दी गई. दिस इज द फैक्ट. ठीक है. which serves as an indicative reference point. So rule 7.1 क्या बोलता है? Of the model rule prohibit false and misleading communication about services, कि आप गलत बात नहीं बताओगे अपने बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में. Addresses advertising and referrals, एड्रेस करता है एडवर्टाइजिंग एंड रेफरल्स की आप किस किस से रेफर्ड हो. रूल 7.3 आर्टिकुलेट नो सॉलिसिटेशन पीरियड. एग्जाम्पल, families and victims of mass disaster are off limits for 30 to 45 days. यानी कि जो families and victim of mass disasters are off, यानी कि जो है वो आर्टिकुलेट करता है नो सॉलिसिटेशन पीरियड, यानी कि वो पीरियड जिसमें याचनाएं की जाती. ठीक है. Nextly, lawyers in US can provide information about class action, can approach client handing out business cards, and can advertise on internet forums. इंटरनेट forums पे भी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं. अपनी क्लास एक्शंस के बारे में वो प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को बाय हैंडिंग आउट बिजनेस कार्ड्स. वो अपने बिजनेस कार्ड्स उनको देते हैं, जैसे हर एक कोई अपना कार्ड लेके जेब में घूमता है तो वो बिजनेस कार्ड अपने दे सकते हैं. कैन एडवर्टाइज ऑन इंटरनेट फोरम्स. फॉर क्लास एक्शन सोलिसिटेशन थ्रू रेफरल्स इज परमिसिबल.
Newspaper Newspaper and magazine ads or even mass emails are permitted as long as they are not misleading. तभी तक जब तक वो mislead नहीं करते हैं and no financial incentive is promised. Personal injury ads are commonplace in the US. Personal injury ads Personal injury ads are commonplace in USA, often known as ambulance chasers. These personal injury lawyers are robust in their advertising on billboards, newspaper, flyers, and even distasteful ads on the television. यानी कि इनके जो एडवर्टीजमेंट है वो हम बहुत जगह देख सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा एडवर्टीजमेंट हमने कहीं नहीं देखा. However, ambulance chasing is not representative of professional practice in India since the class of lawyers are sort of who solicit business for lurking around hospitals or by ads in newspaper and in yellow pages with toll-free numbers इन जगहों and free consultation. However, it's a matter of debate whether the Victorian tradition of UK has itself done away with the prohibition should be retained with which law was considered to be noble profession and hence advertising was prohibited so as not tarnish the image of lawyers. Issue of following advertising and solicitation by lawyers require balancing the interest of public, which include getting information on legal rights and services through advertisement and enhancement of access to justice and legal profession on one hand, and the possible misuse of advertising techniques by lawyers, which may lead to loss of credibility of the profession as a whole. Countries like USA, UK, France are more flexible with granting permission of legal ads, whereas Hong Kong, Singapore, Malaysia moving towards progressive relaxation. In Malaysia, for example, legal profession publicity rules is a simple, comprehensive code that regulates ads is in legal, no and non-legal directories, controls publication of journals, magazines, brochures, and newsletters and interviews in the media, bars publicity through clients, and even regulate greeting cards. Hong Kong में lawyers are forbidden to advertise on television, radio, cinema, but are permitted to advertise in print media. Now, opportunities for law graduates. Law is an exciting and challenging profession. Law graduates in India have various options and opportunities open to them after their graduation. A law degree, in addition being a professional degree, is now considered to be training in a discipline which trains the mind to think a discipline which trains the mind to think analytically. These two words are once are in paper also and communicate systematically. Following are some of the opportunities available and opted for law graduates. So in our next video, I will be discussing this topic only. So this video has already been so long. So thank you guys. Do like, share, and subscribe my channel in order to get notified with my latest video. Thank you.